अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है बाप भी था लोक फनकार, बन गया गुलूकार। अचानक लग गई किसी की नजर, ना मिली कातिल की खबर। किसी ने एसएमएस चलाया, भाई को कातिल बनाया। कासिमाबाद से आया मास्टर मंजूर का केस। अम्मी मुझे क्या पता, मैं तो अभी अमरीन के घर से आ रही हूँ। आप फोन करके पूछ लें, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। सुन लिया आपने नदीम भाई? अपना दुख बताया, जो बीता था सुनाया। देखिए मेरी कहानी में। सूबा सिंध के जिला हैदराबाद के शहर कासिम आबाद से आया सिंधी जुबान के मशहूर लोक फनकार कदर हुसैन उर्फ मास्टर मंजूर का केस। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखते हैं। कासिमाबाद शहर सूबा सिंध के जिले हैदराबाद में वाक़ है। कासिमाबाद का नाम मशहूर मुस्लिम फातेह मोहम्मद बिन कासिम के नाम से मंसूब है। इस शहर की बुनियाद 1947 में रखी गई। तकसीम हिंद के वक्त भारत से हिजरत करके पाकिस्तान आने वाले मुसलमानों ने हैदराबाद के करीब ये शहर आबाद किया। कासिमाबाद शहर में मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले और मुख्तलिफ नस्लों के लोग आकर आबाद हो गए, मगर 1980 की दिहाई में जुबान और नस्ल की बुनियाद पर ये लोग सिंधी और मुहाजिर कबीलों में तकसीम हो गए और इन लोगों में बहुत सख्त किस्म के तजादात सामने आने शुरू हो गए। नस्ली और लिसानी बुनियादों पर टारगेट किलिंग का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। सिंधी और मुहाजिर झगड़ों की वजह से कासिमाबाद शहर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और दूसरे हिस्से का नाम लतीफाबाद रख दिया गया। इसी शहर कासिमाबाद में रहता था सिंधी जुबान का लोक फनकार मास्टर मंजूर, जो अपनी गायकी की वजह से है पूरे सिंध में बहुत मशहूर। मास्टर मंजूर ने एक लोक फनकार घराने में आंख खोली। उसके वालिद भी सिंधी जुबान के मारूफ लोक फनकार थे, इसीलिए मास्टर मंजूर को भी बचपन से ही गाना गाने का बहुत शौक था। अपने वालिद की सरपरस्ती में मास्टर मंजूर ने 9 उम्री में ही गाना शुरू कर दिया, मगर मास्टर मंजूर की शोहरत उस वक्त आसमान को छूने लगी जब उसका ये गाना मंजरे आम पर आया। मास्टर मंजूर का असल नाम कदर हुसैन था। वो जिला लाड़काना के एक नवाही गांव का रहने वाला था और कुछ अरसा कबल ही कासिमाबाद में आकर रिहाइश पजीर हो गया था। मास्टर मंजूर के 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। मास्टर मंजूर अपने बच्चों की परवरिश का ख्याल रखता और उनसे बहुत प्यार करता था। मास्टर मंजूर अपने दोनों बेटों 8 साला अली हैदर, 3 साला शारिक खान
और 3 बेटियों 12 साला सोब, 10 साला खुशी और 9 साला हया से बेहद मोहब्बत करता था और अपने बच्चों की बेहतर तालीम और तरबियत के लिए हर मुमकिन कोशिश करता था। मास्टर मंजूर की अपने बच्चों के साथ मोहब्बत का ये आलम था कि सारा दिन काम से थकने के बावजूद वो वापस घर आकर अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारता और रात को अपने कमरे में बच्चों के साथ सो जाता था। मास्टर मंजूर की बीवी अपने 7 बच्चों को लेकर अपने वालिदैन के घर चली गई, जबकि 12 साला सोब अपने पापा मास्टर मंजूर के साथ ही रही। बहुत अच्छे थे यार, अपनी दुनिया में हमारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते थे, बहुत अच्छे थे। अम्मी के साथ, हमारी फैमिली के साथ, हमारे साथ बहुत खुश होते थे, हमारे साथ घूमने चलते थे, बहुत सारी खुशियाँ देते थे, हम उसे देते थे, वो देता था, बहुत खुश होते थे हम लोग। 22 अप्रैल 2012 की रात मास्टर मंजूर अपने कमरे में सो रहा था कि रात 3 बजे उसके कमरे से गोली चलने की आवाज आई। गोली की अचानक आवाज सुनकर उसी कमरे में सोई हुई मास्टर मंजूर की बड़ी बेटी सोब जाग गई और कमरे में फैले हुए खून को देखकर खौफजदा हो गई। शदीद घबराहट के आलम में सोब ने अपने बाप मास्टर मंजूर को जगाना शुरू कर दिया। कोशिश के बावजूद जब मास्टर मंजूर नींद से न जागा तो नन्ही बच्ची परेशान होकर कमरे से भागी। 12 साला सोब अपने पापा के कमरे में फैला खून देखकर इतनी घबरा गई कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर हिम्मत से काम लेते हुए सोब ने अपने चचा को आवाज दी और उसे कहा कि पापा के कमरे में पता नहीं क्या हो गया है, आप जल्दी से आकर देखें। सोब की खौफजदा चीखों पुकार सुनकर मास्टर मंजूर का भाई मुश्ताक अली भागकर उसके कमरे में आया। मास्टर मंजूर के भाई ने उसके कमरे में आकर क्या देखा, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, बाप भी था लोक फनकार, बन गया गुलूकार। अचानक लग गई किसी की नजर, न मिली कातिल की खबर। किसी ने SMS चलाया, भाई को कातिल बनाया। कासिमाबाद से आया मास्टर मंजूर का केस। मुश्ताक अहमद ने देखा कि उसका भाई मास्टर मंजूर खून में लथपथ अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मास्टर मंजूर का भाई ये देखकर परेशान हो गया कि उसके भाई को गोली लगी हुई थी और उसके जिस्म से मुसलसल खून निकल रहा था। और एक पिस्तौल भी पास ही पड़ा हुआ था। मैं गया, कमरे में देखा तो लाश पड़ी हुई थी, गोली लगी हुई थी, पिस्टल करीब पड़ी हुई थी। इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी गई। पुलिस ने अपनी इब्तिदाई तफ्तीश करके ख्याल जाहिर किया कि मास्टर मंजूर को किसी ने कत्ल किया है या फिर मास्टर मंजूर ने खुदकुशी की है। इब्तिदाई तहकीकात मुकम्मल करने के बाद पुलिस ने जसद खाकी को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल हैदराबाद भेज दिया। मगर सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम शुरू होने से पहले ही मास्टर मंजूर के मामू मंजूर हुसैन
और उसके भाई मुश्ताक अली ने इस वाक़े को खुदकुशी करार दे दिया और पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। पुलिस की तहकीकाती कमेटी के रुकन एडिशनल SHO थाना नसीम नगर अमीर मुर्तजा ने इसे घरेलू वजूहात की बिना पर खुदकुशी करार देकर केस की फाइल बंद कर दी। ऐसी कोई बात नहीं है, ना इनकी किसके साथ दुश्मनी है, ना कोई ऐसा वाकया है। जो है एक कमरे में अकेला ही था, उनके साथ अपना पिस्टल था लाइसेंस का, जो उसने खुद को मारा है। इनका घर का अनमरत है प्लस में घर के कहने पे, इसलिए वो पोस्टमार्टम नहीं करा रहे हैं। वो यही बोल रहे हैं कि किसके साथ दुश्मनी नहीं है। लवाहिकीन की तरफ से मास्टर मंजूर की लाश का पोस्टमार्टम न होने देना और जल्दबाजी में उसको दफन करना कई शुकूक व शुबहात को जन्म देने लगा। मास्टर मंजूर की मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और अनगिनत लोगों की आहों और सिसकियों में सिंध के लोक वर्षे के एक बड़े फनकार को मनो मट्टी तले दफना दिया गया। मास्टर मंजूर की अचानक मौत के दूसरे रोज ही एक मैसेज गर्दिश करने लगा। इस वाक़े के ठीक एक रोज बाद ही अनजाने नंबरों से मास्टर मंजूर के मुतालिक लोगों को एक SMS मिलना शुरू हो गया, जिसमें लिखा था, ब्रेकिंग न्यूज, मास्टर मंजूर को उसके भाई ने बोतल में नशा आवर दवा मिलाकर पिला दी और वहीं पर गोली मार दी, सिर्फ पैसों की खातिर। ये बात मास्टर मंजूर के पक्के दोस्त से पता चली है। इसके रोने से देखो कितना नाटक करके रो रहा है, वरना मास्टर मंजूर अपनी बच्ची के सामने कैसे खुदकुशी कर सकता है। ये वही मास्टर मंजूर है जिसने अपने एल्बम में कहा था कि हजरत अली का कौल है कि खुदकुशी हराम है। मास्टर मंजूर की मौत से मुतालिक इस SMS ने उसके परिस्तारों में खुलबली मचा दी। पुलिस फाइल की टीम ने एक मर्तबा फिर मास्टर मंजूर के भाई मुश्ताक अली से लोगों में मास्टर मंजूर की मौत के हवाले से गर्दिश करते मैसेज के पेश नजर उसका मौक़िफ़ जानने के लिए राबिता किया, तो उसने इस केस की दोबारा तहकीकात का मुतालबा करते हुए मास्टर मंजूर की लाश का पोस्टमार्टम कराने पर रजामंदी जाहिर कर दी और अपने पहले मौक़िफ़, जिसमें उसने कहा था कि मास्टर मंजूर ने खुदकुशी की है, की नफी करते हुए जोर देकर वाज़े अल्फाज में कहा कि मास्टर मंजूर खुदकुशी नहीं कर सकता। अगर खुदकशी है तो भी मेरा किसी पद के लिए अगर कोई कुछ हुआ है पूरी शफाफ नमूने से इंक्वायरी की जाए, पूरी डेटा के साथ मेरे भाई की होनी चाहिए। अब ये काम पुलिस का है, ये मेरा काम नहीं है कि मैं उसको इन्वेस्टिगेट करूं। मैं पहले से ही गमज़दा हूं, मुझे रिजल्ट देते, मुझे मुतमईन करें। पुलिस फाइल की टीम के पूछने पर मुश्ताक अली ने मास्टर मंजूर के कत्ल के मुहर्रिकात का पता लगाने की जिम्मेदारी पुलिस पर डालते हुए कहा, भाई मुहर्रिकात तो पुलिस को जानना चाहिए, मुहर्रिकात क्या होना चाहिए। मेरे भाई की दुश्मनी किसी से नहीं थी भाई, मैंने पहले दिन से यही कहा है। फकीर आदमी था, एक बस क्या बताऊं मैं, उसकी हर एक आपको गवाही देगा, पूरी सिंध गवाही देगी। वो एक शरीफ आदमी था, एक अच्छा इंसान था, एक अच्छा मुसलमान था। बस ये कह सकता हूँ कि वो खुदकशी नहीं कर सकता। बाकी अल्लाह जाने, उसकी अच्छे तरीके से तहकीकात की जाए। ये रूमर्स जो चल रही हैं, ये हमें थ्रेट देने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे इरादों को पसपा नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ, अगर मेरा भाई गया, मैं शफाफ इंक्वायरी नहीं हुई तो मैं खुदकशी कर लूँगा खुद। मास्टर मंजूर के भाई के इस बयान के बाद इस केस ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। इस केस में आगे क्या हुआ, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद देखिए, बाप भी था लोक फनकार, बन गया गुलूकार। अचानक लग गई किसी की नजर, ना मिली कातिल की खबर। किसी ने SMS चलाया, भाई को कातिल बनाया। कासिमाबाद से आया मास्टर मंजूर का केस। मास्टर मंजूर के साथ होने वाले इस हादसे के बारे में उसके करीबी दोस्तों का भी यही ख्याल है कि उसका कत्ल किया गया है। मास्टर मंजूर के करीबी दोस्त यूसुफ अली का कहना है कि मास्टर मंजूर खुदकुशी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जिंदगी से प्यार करने वाला इंसान था, बल्कि मंसूबाबंदी के तहत उसे कत्ल किया गया है और SMS के जरिए धमकाने वाले भी इस कत्ल के पीछे हो सकते हैं। यूसुफ अली का कहना है कि सिंधी लोक फनकार के कत्ल की मुकम्मल तहकीकात की जाएं और अगर इस वाक़े में घर का कोई फर्द मुलव्विस है तो उसे भी बेनकाब किया जाए। उनके पास अगर एक सेट है, अगर टेलीफोन पे ये बातें चल रही हैं, ठीक है ना, ये सैटेलाइट सिस्टम है और पूरी दुनिया में भी ये ऑनलाइन सिस्टम है, तो आप उस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आया इतने दिनों से अगर किसी ने उसको कॉल की है तो उनकी रिकॉर्डिंग गवर्नमेंट को मिल सकती है। अगर किसी ने उसको कॉल की है, उसको थ्रेट किया है या उसको जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश की है ताकि मुझे पैसे दे दो या मैं आपको हुआ कर दूंगा या मैं मर्डर कर दूंगा, कोई धमकी है तो वो बंद करें। हम तो यही चाहते हैं कि अगर घर का कोई बंदा मुलविस है, बीबी हो, बेटा हो, भाई हो, कजन हो, कोई भी हो, उनको ओपन करो। हम यही चाहते हैं। और लेकिन ये रही का बात खुदकुशी की, तो वो कह रहे हैं कि कोई खुदकुशी है, लेकिन हमारा अंदेशा ये है कि ये खुदकुशी नहीं है, ये प्री प्लानिंग मर्डर है। मकतूल मास्टर मंजूर के दोस्त यूसुफ अली ने इस वाक़े को कत्ल की वारदात करार देते हुए चंद नुक्ते उठाए। जिस चाहे साइड से फायर होता है तो गोली की रफ्तार के हिसाब से तो उसी साइड पे लाश को गिरना चाहिए। ये जिस साइड पे फायर होता है उसी साइड पे गिरता है। न दीवार पे खून के चीटे होते हैं, न उसकी पिस्टल की तरफ से होते हैं, न उसके बाजू पे होते हैं। अगर जिस बंदे का भी मेडिकल साथ कोई भी MS हो कहीं पे भी, उसका आप इंटरव्यू ले लें, अगर कोई दिमाग में अपने आप को गोली मारता है, उसकी नसें सुन्न हो जाती हैं, उसके हाथ बंद हो जाएगा, पिस्टल हाथ से गिरेगा ही नहीं। इसका पिस्टल नीचे गिरा है, वो भी फासले पे। जिस साइड पे अगर मेरा राइट हैंड है, मैं राइट हैंड से खुदकुशी करता हूँ तो मेरा पिस्टल राइट हैंड पे गिरना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड पे क्यों मिला है? अगर जिस साइड पे मेरा हाथ जो है मैं अपने आप को मार रहा हूँ तो उसका सोल फ्रंट साइड पे गिरेगा, इसका जो इसका ब्लड का जो फोल है वो बैक साइड पे गिर रहा है। अगर एक ब्लड जो है ना यहाँ से क्रॉस करके, दिमाग से क्रॉस करके और जो निकलती है उसका सिक्का दीवार पे लगता है, दीवार से लग के वो नीचे गिरेगा ना, वो 60 फीट की दूरी के ऊपर शीशे की टेबल से हमें मिलता है। ये क्या है भाई? यूसुफ अली ने वजीर दाखिला सिंध मंजूर वसान को अपील करते हुए कहा कि वो कोई ख्वाब हमारे भाई मास्टर मंजूर के लिए भी देख लें, ताकि ये पता चल सके कि उसने खुदकुशी की है या उसका कत्ल हुआ है। मैं तो समझता हूँ कि जो है ना हमारे मिनिस्टर साहब ख्वाब भी देखते हैं, सुना भी है कि वो सच्चे होते हैं, तो हमारे भाई के लिए भी कोई ख्वाब देख ले। तो आया उसने खुदकुशी की है या नहीं की है, नंबर 2, ठीक है ना, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए भी करो कि ये हमारे को SMS कौन कर रहा है, हमारे खिलाफ क्यों कर रहा है। मास्टर मंजूर की पुरस्रार मौत की खबर जब दुनिया न्यूज पर नश्र हुई तो अगले ही दिन उस वक्त के वजीर दाखिला सिंध मंजूर वसान मास्टर मंजूर के घर ताजियत के लिए पहुंच गए और लवाहिकीन को इस वाक़े की शफ़ाफ तहकीकात कराने की यकीन दहानी कराई। मैंने पुलिस को अहकाम दिए, इन्होंने रिपोर्ट भी, क्योंकि इंफॉर्मेशन ये जब पोस्टमार्टम रीओपन किया जाता है तो हेल्थ डिपार्टमेंट परमिशन देता है, उधर लेटर इनके तरफ से गया है, वो भी अपने तरफ से है। लेकिन एक ये भी बात है कि FIR दर्ज होनी चाहिए, जो कि मैंने आर्डर्स दिए हैं कि FIR दर्ज हो। उस वक्त के वजीर दाखिला सिंध मंजूर वसान के हुक्म पर मास्टर मंजूर कत्ल केस की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई। साबिक वजीर दाखिला सिंध मंजूर वसान के हुक्म पर नसीम नगर थाने में पुलिस ने मास्टर मंजूर के भाई की मुद्दत में
नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मास्टर मंजूर के कत्ल केस की तफ्तीश के लिए एक हाई प्रोफाइल तहकीकाती कमेटी बना दी गई। इस केस में आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, बाप भी था लोक फनकार, बन गया गुलूकार। अचानक लग गई किसी की नजर, ना मिली कातिल की खबर। किसी ने एसएमएस चलाया, भाई को कातिल बनाया। कासिमाबाद से आया मास्टर मंजूर का केस। पुलिस की इस तहकीकाती कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल करने के बाद मास्टर मंजूर के कत्ल केस को खुदकुशी करार देकर इस केस की फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी। मास्टर मंजूर कत्ल केस की तहकीकाती कमेटी के नताइज को मास्टर मंजूर के लवाहिकीन समेत अहले मोहल्ला ने भी मानने से इनकार कर दिया। मास्टर मंजूर के मोहल्लेदार भी पुलिस की तहकीकाती कमेटी के नताइज को ना मानते हुए कहते हैं कि वो खुदकुशी जैसा इकदाम नहीं कर सकता। तो मेरा कहना तो ये है कि भाई बेचारे का कत्ल हुआ है, बाकी खुद नहीं खुद को मारा। मगर मास्टर मंजूर के चाहने वाले आज भी उसे याद करते हुए कहते हैं, और ऐसा आदमी था ना, बस ऐसे किसी से बात नहीं करता था। जब भी आता था अपनी कार में आता था तो सौदा वौदा लेके फिर चले जाता था। किसी से ऐसे बात नहीं करते थे, बस काम की वजह से काम आता था, बस घर से निकलता भी कम था। मास्टर मंजूर के कुछ जानने वालों ने तो पुलिस की तहकीकाती कमेटी के नताइज की बिल्कुल नफी कर दी और कहा कि वो एक इंसान दोस्त, सबसे प्यार करने वाले आदमी थे, वो खुदकुशी नहीं कर सकते। खुदकुशी तो नामुमकिन सी बात है। इतने हंसने खेलने वाले, सबसे प्यार करने वाले, छोटा भाई से इतना प्यार करते थे, बच्चों से, हर किसी से। पुलिस की इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात के बाद ये केस अब बंद हो चुका है, मगर मास्टर मंजूर के घर वाले और उसके परिस्तार इस इंक्वायरी से मुतमईन नहीं है। मास्टर मंजूर हुसैन के नन्हे मुन्ने 5 बच्चे अपने बाप को बहुत याद करते हुए कहते हैं कि वो उनसे बहुत मोहब्बत करता था और उनके खेलने के लिए तरह तरह के खिलौने लेकर आता था। अब्बू बहुत अच्छे थे, हमें बहुत प्यार करते थे। अब आपने प्यार से पैर को मार दिया। पापा बहुत अच्छे थे, हमें हर रोज कोई घुमाने लेके जाते थे और जो भी हम कहते थे वो लेके देते थे। मास्टर मंजूर तो अबदी नींद सो गया, मगर उसके चाहने वाले आज भी चंद सवालों के जवाबात के मुंतजिर हैं, जिनके जवाबात पुलिस की तफ्तीशी कमेटी भी अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में पेश नहीं कर सकी। मिसाल के तौर पर मास्टर मंजूर के कत्ल या खुदकुशी की क्या वजह थी? मास्टर मंजूर के ऐसे कौन से घरेलू झगड़े थे जिनसे दिल बर्दाश्ता होकर उसने खुदकुशी जैसा संगीन कदम उठाया? और उसकी मौत के बारे में गर्दिश करता मैसेज किसने लिखा? वो कौन से पैसे थे जिनका जिक्र उस मैसेज में किया गया? और सबसे अहम सवाल कि मास्टर मंजूर की मौत से मुताल्लिक उसकी बीवी का कोई भी मौक़िफ़ क्यों सामने नहीं आया? इन तमाम सवालों के बावजूद
सिंध के एक मशहूर लोक फनकार कदर हुसैन अल मारूफ मास्टर मंजूर के कत्ल या खुदकुशी के केस का किस्सा तमाम हो गया। एसपी मूसा वजीर आला सिंध से अपील करता है कि मास्टर मंजूर केस की फाइल दोबारा खुलवाई जाए और इस केस की शफाफ तहकीकात करके अवाम के सामने लाई जाएं ताकि असल हकायक का पता चल सके। अम्मी मुझे क्या पता, मैं तो अभी अमरीन के घर से आ रही हूँ। आप फोन करके पूछ लें, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। ब्रेक के बाद देखिए अपना दुख बताया, जो बीता था सुनाया, देखिए मेरी कहानी में। मोहब्बत के नाम पर हवस का कारोबार करने वाले ना सिर्फ दूसरों के एहसासात से खेलते हैं बल्कि इस मुकद्दस जज्बे को भी बदनाम करते हैं। आइए देखते हैं एक ऐसे ही लड़की की कहानी जो मोहब्बत के नाम पर हवस का शिकार होकर अपनी जान की बाजी हार गई। मेरे बड़े भाई साहब को सऊदीया गए 20 साल हो गए थे। भतीजी और भाभी की देखभाल की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। भाभी और भतीजी अलहदा घर में रहते थे। घर में पैसों की रेल बेल थी, मगर भाभी बच्ची की तरबियत सही तरह से कर नहीं पाई और उनकी बच्ची किस राह पर चल निकली उनको खबर नहीं थी। चाचा जी आप? अभी वो तुम्हारी माँ कहाँ है? वो तो बाजार गई है। अच्छा चलो ठीक है, मैं दोबारा आ जाऊंगा। उस दिन मुझे पहली बार शक हुआ कि दाल में कुछ काला था। इतला तो मुझे पहले भी एक दो दोस्तों ने दी थी, लेकिन मैंने कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने भी मामले की तह तक जाने का फैसला किया। मैं उस दिन अंदर इसलिए नहीं गया कि मुझ में हौसला नहीं था कि अपनी इज्जत को ऐसे हालात में देखूं। मेरा खून जोश भी खाया, लेकिन मैंने फिर भी मामले को ठंडा करके सुलझाने का सोचा और अपनी भाभी के पास गया। नदीम भाई, आपको जरा शर्म नहीं आई मेरी फूल सी बच्ची पे इल्जाम लगाते हुए? मेरी भी कुछ लगती है, वो बुला के खुद पूछ लो। आलिया, आलिया। जी अम्मी। सुना आपने ये आपके चाचा जान क्या फरमा रहे हैं? अम्मी मुझे क्या पता, मैं तो अभी अमरीन के घर से आ रही हूँ। आप फोन करके पूछ लें, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। सुन लिया आपने नदीम भाई, मुझे अपनी बच्ची पे पूरा एतमाद है। मैं भी कोई दुश्मन नहीं हूँ इसका। चुप करो बेटा। नदीम भाई, अब आप यहाँ से चले जाएं। मैं करती हूँ आज ही आपके भाई से बात। मेरी भतीजी ने पैरों पर पानी नहीं पड़ने दिया, ना किसी ने मेरी बात सुनी। मैंने उस लड़के का खोज लगाना शुरू किया कि वो कौन था। वो शेख नसार का बेटा था, जो कि हमारे शहर का मशहूर ताजर था। बाप ने जो दौलत कमाई थी उसको अयाशियों में उड़ाने में लगा हुआ था। मैंने उसका रिकॉर्ड अपनी भाभी और भतीजी को बताने की कोशिश की, मगर भाभी, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही?
नदीम भाई, मैं सब समझ रही हूँ और मेरी बेटी ने मुझे सब कुछ बता दिया है और मैंने आपके भाई से बात भी कर ली है। रियाज के अम्मी अब्बू अगले हफ्ते मंगनी करने के लिए आ रहे हैं, आप भी आ जाइएगा। वैसे भी नदीम भाई, आजकल के दौर में इतना अच्छा रिश्ता कहाँ मिलता है। अच्छा होता तो मैं क्यों बोलता। अच्छा है या बुरा है ये मैं आपसे ज्यादा बेहतर समझती हूँ। आप अपनी राय को अपने पास ही रखिए। ये बात ठीक है, फिर मैं मंगनी पे नहीं आ रहा। खुदा हाफिज। मैं मंगनी में इसलिए नहीं गया कि मुझे इस बात का दुख था कि जब मैंने सच बताया तो माँ बेटी ने मुझे झूठा कर दिया। अब दोनों ने अपनी मिली भगत से सारा मामला भी हल कर लिया, लेकिन मुझे फिर भी इत्मीनान था कि घर की इज्जत तो बची। एक दिन हेलो नदीम भाई, आप कहाँ हैं? क्या हुआ? खैरियत तो है? नहीं, खैरियत नहीं। आलिया सुबह से घर नहीं आई, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तो रियाज को फोन करना था। जी किया था, वहाँ भी नहीं है। और वैसे भी आलिया तो शुमाइला की तरफ गई है ना। तो फिर शुमाइला से पूछो ना। जी मैंने किया है, पूछा है उससे, उसे भी पता नहीं है। प्लीज नदीम भाई, आप जल्दी से घर आ जाए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम फिक्र ना करो, मैं आ रहा हूँ। हम रात भर लड़की को तलाश करते रहे। हम शेख नसार के घर तक भी चले गए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने तो कभी मंगनी का जिक्र तक नहीं किया और वो तो सुबह का दुबई चला गया है। मामला पुलिस में चला गया। अगले रोज हेलो, मैं सचमुच खान बात कर रहा हूँ जी बोलिए। वो हाईवे के पास से एक लाश मिली है और जो लिया आपने लिखवाया था तब तो वही है। जब आप जनरल हॉस्पिटल आ जाए शनाख्त के लिए। बेहतर जी, मैं आता हूँ जी। क्या हुआ भाई साहब, प्लीज बताइए ना। SHO का फोन था थाने से, कह रहा था कि हाईवे के पास से किसी बच्ची की लाश मिली है। लाश? कह रहा था कि उसका हुलिया हमारी बच्ची जैसा है। शनाख्त के लिए बुलाया मुझे। नहीं भाई साहब, हौसला। मेरी बच्ची नहीं अल्लाह। वो लाश आलिया की थी। बड़े भाई साहब भी सऊदीया से आ गए। कत्ल एक अंधा कत्ल बन गया। मेरे शरीकों ने भाई और भाभी के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने मुझ पर गैरत के नाम पर भतीजी का कत्ल करने का पर्चा करवा दिया। पुलिस अपनी तहकीकात करती रही और एक दिन उस कत्ल का मामला हल हो गया और पुलिस ने रियाज को गिरफ्तार कर लिया। फिर वही बात, मजाक कर रही थी। ये कौन है? ये अपना पार्टनर है, बिजनेस में भी और बाकी कामों में भी। क्या बकवास है? तुम्हें पता नहीं कि हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं? शादी तो होती रहेगी, पहले बाकी काम तो करो। बकवास बंद करो। हमारी ये जुर्रत। उन्होंने आलिया को रेप किया और अपने आप को बचाने की खातिर उसको कत्ल कर दिया। पुलिस को लाश से कुछ दूर आलिया का पर्स मिला जिसमें उसका फोन था। उन्होंने इसके मोबाइल फोन का डाटा निकलवाया तो आखिरी कॉल रियाज को हुई थी। असल मुजरिम तो पकड़ा गया, लेकिन मेरे अपने अकलौते भाई के साथ ताल्लुकात हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों पर नजर रखें और उनकी बेजा हिमायत ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी लाड प्यार में की गई हमायत की वजह से बच्चे गलत राह पर निकल पड़े।
अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मंगल के एपिसोड में देखिए, कर रहा था हिफ्ज कुरान, माँ बाप की थी उसमें जान, जालिमों ने ज्यादती करके जान से मारा, छीन लिया माँ बाप का प्यारा, पिंडी खेप से आया उमर उस्मान का केस। बोल, क्या चाहता है तू? अपना दुख बताया, जो बीता था सुनाया, देखिए मेरी कहानी में। जग्गू भाई, ये क्या किया आपने?